आज हम बात करेंगे चावल के बारे में। अगर आप एक्सपोर्ट करना सोच रहे हो और कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन हुआ नहीं है, कोई अच्छी प्रोडक्ट आप बताइए जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर मेरे पास 2-3 लाख है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। कोई और वीडियो देख लेना, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपकी बजट में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मान के चलो, कम से कम कितनी भी घटिया वाली चावल की क्वालिटी आप पकड़ लो तो कम से कम 15-20 लाख तो लगेगा ही लगेगा, और उसके ऊपर ही जाएगा। क्योंकि देखो, एडवांस पेमेंट्स बहुत पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में एडवांस पेमेंट्स आते नहीं है। एंड मोर ओवर आते भी हैं तो पहले जो 70-80% का तो पैसा आपको लगाना पड़ेगा, 10-20% एडवांस मिल भी सकता है, बट वो भी डिफरेंट मार्केट रहेगी। और अगर वेराइटीज़ है, कोई वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट है तो फिर बात अलग है। बट जो जेनरिक प्रोडक्ट्स है, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, ऐसे मैं भी बेचना चाहता हूँ, तो फिर आप ये चीज़ें दिमाग में डाल देना कि सस्ते में तो होगा नहीं, और बाकी भी पैसे आपको जोड़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। 2-3 लाख के बजट के अंदर ये होने वाली चीज़ नहीं है, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ भी है। प्रोडक्ट्स सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगा कि बासमती का स्कोप है, बासमती नॉन बासमती दोनों प्रोडक्ट्स में दोनों अच्छी ग्रोथ है। एंड ओवरऑल 6.4% की जो मिलियन मेट्रिक टन है, यहाँ पे नॉर्मली है हम लोग जो मेट्रिक टन के ऊपर बात करते हैं, चावल में मिलियन मेट्रिक टन होती है। ठीक है, 2 MMT है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत लिखा है, तो वो मिलियन मेट्रिक टन है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। तो इसकी ग्रोथ लेवल बहुत ज़्यादा है, और इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। एंड मोर ओवर इंडिया आज के टाइम पे 170+ कंट्रीज पे एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि बायर्स हैं, मार्केटिंग है, बिजनेस अगर आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, प्रोडक्ट अगर आप ढूंढ रहे हो, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपके पास कम से कम 30 से 50 लाख का अगर आपके बजट है, जो उस बजट में मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है, चावल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आप कर सकते हो। अगेन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये कमोडिटी प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि मार्जिन इतनी हाई लेवल पे मिलेगी आपको, क्योंकि कमोडिटी मार्केट हमेशा कॉम्पिटिटिव होती है और ज़्यादातर लोग इसको पैसे देते नहीं है। अगर इसमें आप वैल्यू एडिंग करोगे तो 100% आपके पास बिजनेस है। अगर आप वैल्यू एडिंग नहीं करते हो, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, किसान से उठाया, पैक किया, भेज दिया, तो अगर वो कर रहा है तो बात अलग है। अगर उसमें कोई यूएसबी हो सकती है, ब्रांड बना के बेच सकते हो, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली आप अच्छी खासी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपकी एक बड़ी रिस्ट्रिक्शंस ये आती है, फूड सिक्योरिटी के अंदर आता है, जहाँ पे अगर इंडिया में कोई थोड़ी बहुत भी चावल की कमी या कहीं कुछ हो गया ना, तो इंडिया रिस्ट्रिक्शन डाल देगा और ये बोलेगा कि चावल आज से बैन है, ये प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। नॉर्मली बासमती पे रिस्ट्रिक्शन लगना पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होती है, बट नॉर्मली जो एडिबल चावल होते हैं, जो नॉर्मली सारे तो एडिबल ही है, बट जो प्रीमियम चावल है उस पर बैन कम लगता है। मगर जो नॉर्मली इंडियन जो घर पे सोना मसूरी वाला, वो ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो स्पेशली गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी के लिए रखता है, फूड सिक्योरिटी के लिए जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, और इसके वजह से हमें कभी कभी मार्केट में गालियाँ भी सुननी पड़ेगी। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ऑर्डर तो उठा लिया, अभी बैन कर दिया तो फिर पैसे वापस करने पड़ेंगे। बाकी गवर्नमेंट को आपके साथ लेना देना कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम हो सकती है, तो इतना ध्यान रखें। बासमती राइस पे तो जीआई टैग है, अरोमेटिक है, लॉन्ग ग्रीन है। बासमती तो कोई नई चीज़ नहीं है कि जो मुझे आपको बासमती क्या होता है ये बताने के लिए, बट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, कर सकते हो आराम से। ऑलमोस्ट 70% की इंडिया की प्रोडक्शन हम कंट्रोल करते हैं, सॉरी दुनिया की एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन हम कंट्रोल करते हैं। इसमें सारे वेराइटीज़ होते हैं, काफ़ी लोगों को वेराइटीज़ नहीं पता होता, सिर्फ चावल का मतलब एक ही होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन नाम जो हम बोलते हैं वही होता है, बट नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी सारे वेराइटीज़ होते हैं। इसमें भी ग्रेड्स होते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा, और इसके सारे सीओए रिपोर्ट के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऊपर नीचे होता रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नॉन बासमती राइस पे जब भी आप काम करते हो तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगने की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको सोच समझ के काम करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे अगर आप मार्केट देखोगे ना, तो इंडिया ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है। अभी ऑलरेडी हमने चाइना को सरपास कर लिया है, तो चाइना से भी ज़्यादा हम लोग वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं। पहले चाइना होता था, तो उस टाइम पे 24 के बाद हम लोग नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं, और बहुत अच्छी वॉल्यूम पे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ऑलमोस्ट 59.7 मिलियन मेट्रिक टन्स की प्रोजेक्ट है, तो ये सारी शिपमेंट्स यहाँ पे बहुत बड़ी शॉर्ट पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी आपको ये देखना है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अराउंड 12% है, तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अभी ऑलमोस्ट एक मार्केट ही नहीं है। सर अगर ये मार्केट बंद हो गया तो क्या करें? अभी काफ़ी बार होता है ना कि यूएस मार्केट बंद हो गया तो हम लोग क्या कहाँ पे बेच सकते हैं? ये ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज है, और इतनी बड़ी मार्केट है, कहीं पे भी कुछ भी बेच सकते हो। हर एक वैरायटी बिकती है, हर एक की क्वालिटी बिकती है, तो उस हिसाब से प्लान करो।
मगर ये प्राइस सेंसिटिव है, आप ऐसा तो नहीं कर पाओगे कि यार अपनी हिसाब से प्राइस डालेंगे। ये मोनोपोली मार्केट नहीं है, काफ़ी कमोडिटी मार्केट है जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती रहती है दिन भर में, उसी हिसाब से आपको प्राइसेस वर्कआउट होगी। अगर आपका मिल है, किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, किसी को बेचनी है, अगर वो रिस्ट्रिक्शन में आती है तो फिर आप नहीं बेच पाओगे, मगर बिना रिस्ट्रिक्टेड के टाइम पे आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वेराइटीज़ हैं, ये थोड़ा आप देख लोगे कि सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनती है, कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बनती है, वो बाहर की होती है। ठीक है, प्राइमरी टारगेट मुझे कहाँ पे देखनी है, अगर मुझे चावल एक्सपोर्ट करना है और मुझे बेचना कहाँ पे है। अभी देखो जितने लोगों ने दुबई बेचा हुआ है, जीसीसी कंट्रीज बेचा हुआ है, अभी तो वॉर है तो सिचुएशन थोड़ी अलग है, मगर बाकी नॉर्मल टाइम पे अगर आप जीसीसी मार्केट आप देखोगे ना तो वहाँ पे ज़्यादातर क्रेडिट चलता है। अगर वहाँ पे आपको काम करना है तो क्रेडिट पे करनी है तो फिर उससे रहने दो, तो थोड़ी बहुत मार्केट अच्छी होगी, बट एंड ऑफ द डे सिचुएशन ये होगा कि नज़दीक में चला जाएगा, मटेरियल इतनी अच्छी रेट पे चली जाएगी, वो है ये है। बट प्रॉब्लम ये भी है कि जब तक वहाँ पे आपका खुद का ऑफिस नहीं है तब तक आप सिर्फ ट्रेडिंग पे या किसी के भरोसे पे आप मटेरियल छोड़ रहे हो किसी के नाम पे, तो फिर उससे रिस्क लेने से अच्छा कि वहाँ पे एक कंपनी फ्लोट कर लेना, अपनी कंपनी के बीच में ट्रेड करना, और वहाँ उस कंपनी से आप वहाँ पे अगर आप किसी को क्रेडिट दोगे या वहाँ पे चेक पेमेंट भी आप लोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि चेक बाउंस हो गया तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल केस कर सकते हैं। वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है, वहाँ पे चेक बाउंस वगैरह बहुत सीरियसली क्राइम माना जाता है, तो उस वजह से कभी भी आपको चेक बाउंस वगैरह होगा नहीं। तो इंटरनली अगर आप करना चाहते हो तो पीडीसी लेके वहाँ पे काम कर सकते हो। तो एक करना, एक तो मत करो, अगर करना है तो ऐसे करके देख लेना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी आपके पैसे बच जाएंगे। फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, जहाँ पे इंडिया वाले हैं तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली चावल तो खाएंगे ही। जहाँ पे एशियंस है, नॉर्मली इंडियन तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं एशियंस है तो फिर बहुत बड़ी मार्केट है। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी मार्केट है आज के टाइम पे, प्राइसेस बहुत अच्छी है। इराक है, ईरान है, मगर अभी वॉर का टाइम है, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, रूटिंग कितनी है, लॉजिस्टिक प्राइस कितने बढ़ चुके हैं, तो ये सब चीज़ें सबको पता हो रहेगी। फिर भी एक चीज़ें आप फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या प्राइसिंग पड़ रहा है, क्या सिक्योरिटी रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो देख के थोड़ा प्लान कर सकते हैं। तो टॉप जीसीसी मार्केट्स ही है, तो ऑलमोस्ट 61.2% बासमती वॉल्यूम उधर ही जाता है। बट क्या है ना कि ये पंजाब हरियाणा की बेल्ट में जितने एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो उन्होंने इतने एक्सपोर्ट कर दिए हैं कि करोड़ों में लॉस में है, ओनली बिकॉज यार ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट छोड़ दो। और इंडिया से अच्छा तो कोई बनाता नहीं है, तो थोड़ा रुक लेते, थोड़ा स्ट्रैटेजी प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लेते तो वो होती है। बट यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतने सारे ट्रेडर्स हैं, किसी का कोई यूनियन नहीं है, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे चाहे वैसे पेमेंट टर्म्स ऑफर करते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होने के कारण क्या होता है कि काफ़ी लोगों के पैसे बहुत अच्छी तरीके से फंस चुके हैं। और कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। जब आप क्रेडिट पे काम करते हो ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इससे अच्छा कि आप देख लेना कि सोच समझ के बिजनेस कर लेना। ठीक है, क्रेडिट करना है तो उससे अच्छा कि बाकी मार्केट ढूंढना शुरू करो, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे पेमेंट आती है तो वहाँ पे मार्जिन कम हो सकता है, पेमेंट आनी चाहिए। थोड़ी बहुत बाद में आए, एडवांस पेमेंट में कुछ आए, बाद में पूरी पेमेंट आ जाए तो ठीक है, वरना क्या होता है कि एक दो बार भरोसा आ गया तो फिर बाद में क्रेडिट देना शुरू कर दिया, फिर जब क्रेडिट में जा रहा है तो फिर उल्टी बात हो जाएगी। क्या होता है ना, लोगों को ऐसा होता है सर भरोसा था इसलिए मैंने बेच दी। अरे देखो, भरोसा था तो वो भी तो पैसे एडवांस में दे सकता था, ये तो आपने कभी ऑफर ही नहीं किया। आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है बाद में पेमेंट दे देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होगा ना कि 4-5 ट्रेड तक ठीक करते हैं, फिर उसके बाद घपले शुरू होते हैं। फिर वहाँ पे आपको ना वो बायर मिलेगा ना उसकी कंपनी मिलेगी, वो सारा ताला मार के रातों रात गायब हो जाएंगे, तो फिर आपके पैसे चले गए। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है, तो संभाल के करिए जब भी आप, क्योंकि मार्जिन कम है ऑब्वियसली जब आप बल्क में काम करते हो तो, राइट। सेकेंडरी मार्केट अगर आप जापान देखोगे तो जापान बहुत बढ़िया मार्केट है, साउथ कोरिया बहुत बड़ी मार्केट है। आसियान में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे सब चावल आप आराम से बेच सकते हो। थोड़ी वियतनाम और थाईलैंड पे थोड़ी बहुत आपको थोड़ा देख के बेचना पड़ेगा। ठीक है, नीश मार्केट है, थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन है। देखो क्या होता है ना, चावल इंडिया में जो बिकती है उसका कोई टेस्टिंग्स वगैरह होता नहीं है, अगर होता भी है तो एफएसएसआई को चिंता भी नहीं होती है कि अच्छा है बुरा है क्या है प्रोडक्ट के बारे में, तो वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। बट इंटरनेशनल मार्केट में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होती है सर्टिफिकेशन पे। अगर आपकी केमिकल कॉम्बिनेशन हिला हुआ है, मतलब ज़्यादातर केमिकल यूज्ड है, तो फिर उसका अगर कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे है तो फिर एमआरएल अगर हिल गया तो फिर वहाँ पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपका कंटेनर वहाँ पे जाने के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि जब भी आप प्रोक्योर करोगे तो पहले टेस्ट कर लेना, फिर अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना। एमर्जिंग मार्केट अफ्रीका और जो भी एशियन मार्केट्स हैं
उसको आप टारगेट कर सकते हो। मेनली अभी बेस्ट मार्केट्स अफ्रीका आप मान के चल सकते हो, क्योंकि प्राइजेस भी ठीक ठाक मिल रहा है एंड मोर ओवर वॉल्यूम पे भी आप काम कर सकते हो और ऑर्डर्स इमीडिएटली मिल जाते हैं। हाँ, पेमेंट के मामले में स्कैम ज़्यादा होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। सर हर जगह स्कैम ही चल रहे हैं। हाँ यार, बेईमान लोग हर जगह भरे पड़े हैं, क्या कर सकते हैं। अभी आपको समझदारी होनी चाहिए कि कैसे बचा के चलना चाहिए, वरना फिर अगर गला दोगे तो कोई ना कोई तो काट के जाएगा, राइट। तो इंडिया की प्रोडक्शन एडवांटेजेस ये है कि हमारी इतनी बड़ी प्रोडक्शन है, वर्ल्ड नंबर 1 है। हमने ऑलरेडी जो मैंने बताया सरप्लस तो हो चुके हैं, और मेनली हमारे पास इतनी स्टॉक्स होती है कि हम आराम से बेच सकते हैं, और राइस अवेलेबल है, हर मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि ऊपर से नीचे तक जहाँ पे शुरू करोगे ना, हरियाणा में अलग वैरायटी मिलेगी, पंजाब में अलग मिलेगा, गुजरात महाराष्ट्र में अलग मिलेगा, कर्नाटक में अलग मिलेगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ मिलती हैं और हर वेराइटी का मार्केट है। तो ऐसा नहीं कि सर ये वैरायटी नहीं बिकेगी, हर वैरायटी बिकेगी और हर स्टॉक बिकेगा। बट यही है कि अगर वो रिस्ट्रिक्टेड में है तो नहीं बेच पाओगे। प्रोहिबिटेड तो नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड ही होती है, बैन होता है। तो अगर अभी बैन है तो आप नहीं बेच पाओगे, उतना ही रहेगा, उसके अलावा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और दूसरा, हम लोग ग्लोबल के 28% की जो मार्केट है उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी देखो, काफ़ी लोगों को पता होगा कि प्रोडक्ट्स बहुत सही है, गलत है। सर ये प्रोडक्ट में ये एडवांटेज है, ये प्रोडक्ट में ये नेगेटिव है। देखो, सारे प्रोडक्ट्स में एडवांटेजेस और नेगेटिविटीज़ होने वाली है। पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव्स भी होंगे, बिल्कुल। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट पिक करते हो ना, इसकी मार्केट लिमिटेड नहीं होना चाहिए, सीजनल नहीं होना चाहिए, स्टॉक हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, कहीं ना कहीं हर जगह से मिलना चाहिए। तो अगर ऐसे वाले प्रोडक्ट में तो राइस एक परफेक्ट प्रोडक्ट है जो हर जगह फिट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप मुंड्रा के लिए एफओबी अगर आप चेक करोगे तो मुंड्रा इसलिए क्योंकि हरियाणा पंजाब वो वाली बेल्ट पे, अगर आंध्रा साउथ इंडिया में अगर टारगेट काकीनाडा है, चेन्नई है, तो ये सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। ये सारे वेराइटीज़ है, तो ये वेराइटीज़ देख लेना कि क्या प्राइसेस पे बिक रहा है। प्राइसेस डिपेंड करेगा, फ्लक्चुएटिंग रहेगी। यहाँ पे जो मैंने बताया ये नॉर्मली अभी स्टैंडर्ड रेट्स है, बट आगे जाने के टाइम पे जो रेट्स बदलेंगे तो ये आपको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें मिलेगी। और अगर थोड़ी बहुत रेसिड्यूज और बाकी चीज़ों में थोड़ी बहुत आपकी अच्छी क्वालिटी है, नॉर्मली ऑर्गेनिक अगर मैं बोलूँ, तो प्राइसेस थोड़ी आप प्रीमियम मांग सकते हो और उसका डिमांड अलग रहेगा, और उसके प्राइसेस नॉर्मल स्टैंडर्ड मार्केट से भी बहुत ज़्यादा मिलती है और वहाँ पे मार्जिन भी बहुत अच्छा होता है, राइट। तो अभी मुझे सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा? एक तो अपेडा चाहिए क्योंकि राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएगा। एफएसएसआई चाहिए, सेंट्रल वाली, स्टेट वाली नहीं चलेगी। फिर लेबलिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी पैरामीटर्स, ये सब चीज़ें छपवा देना। डीजीएफटी का आईसी सर्टिफिकेट चाहिए और ड्यूटी ड्रॉबैक, आइस गेट रजिस्ट्रेशन, ये सब चाहिए होगा। फिर उसके बाद आएगा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो आपका मैंडेटरी रहेगा। एंड मोर ओवर, अगर आप किसी और मार्केट में देख रहे हो जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएस, ये सारे मार्केट्स में ना थोड़ी सर्टिफिकेशन ज़्यादा लगेगी। वहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट, जो भी मार्केट आप चुनते हो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप पहले दिन से बड़ी मार्केट में हाथ डालो। आप छोटी मार्केट में जहाँ पे इमीडिएटली ऑर्डर मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत कमाई हो सकती है, उस मार्केट में काम करके देखो, स्पेशली अफ्रीकन मार्केट्स में। वहाँ पे अच्छी खासी आपकी निकल आएगी। फिर बाद में देख लेना कि जो कमाई हुई है उसी में इन्वेस्ट करके आप सर्टिफिकेशन बनवा के फिर बाहर भेज सकते हो। तो फिर वरना कि नहीं सर यहाँ पे तो कंपटीशन ज़्यादा है, प्राइजेस भी कम है, उतना मार्जिन नहीं मिल रहा, मुझे बड़ा मार्केट ही करना है, तो सर्टिफिकेशन करवा के आप करवा सकते हो। फिर प्लांट क्वारंटाइन, तो पैथो सैनिटरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कीड़े मकोड़े नहीं भेजने हैं साथ में, ठीक है। जो चावल में कीड़े लगते हैं वो नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। तो इंटरनेशनल टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अभी क्या क्या चीज़ें टेस्ट होनी चाहिए, ये सारे होते हैं। फिजिकल्स होती है, रेसिड्यूज होते हैं। यहाँ पे जो पेस्टिसाइड और रेसिड्यू है ना, तो मेन चीज़ें, बाकी थोड़ा भी एडजस्टमेंट कोई भी कर सकता है, मगर रेसिड्यूज और हैवी मेटल्स, ये दो चीज़ें में कभी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होती है। अगर पैरामीटर्स इतनी टाइट है यूरोपियन यूनियन में, थोड़ी भी परसेंटेज ऊपर गई तो मतलब आपके मटेरियल रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जापान में थोड़ी लिवरेज है कुछ चीज़ों में और कुछ चीज़ों में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा संभाल के काम करना। और अगर आपको ऐसा होगा कि सिचुएशन की सर मैंने टेस्ट ही नहीं कराया, तो टेस्ट नहीं कराया मतलब ये होगा कि अभी आप मना कर दो या कल जाके क्लाइंट मना करेगा। अगर क्लाइंट आपको मना करने के टाइम पे या आपको टेस्टिंग के लिए बोला हुआ है और आपने उसका टेस्टिंग नहीं करवाया, तो आप मान के चलो कि कहीं तो गड़बड़ हो गया, तो आप पैसे आपके अटक जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़ें, अभी काफ़ी लोगों को होता है सर मैं कौन से टेस्ट कराऊँ, ये सारे टेस्ट करानी होती हैं, ठीक है। जब भी आपका सैंपल्स आपकी रेडी हो जाती है या डिस्पैच के लिए, तो उसमें क्या होता है ना सर, मैं सैंपल कैसे करूँगा, इतने सारी बोरियां हैं। देखो, चावल एक ऐसी चीज़ होती है कि सारे बोरी में सारे टेस्ट नहीं करना होता है।
अभी जब चावल बनता है घर में, जब चावल बनाते हो तो सारा थोड़ी ना निचोड़ के देखते हो कि हाँ पका या नहीं पका। आप तो एक पकड़ो, एक दाने को स्क्वीज करके देखोगे ना कि हाँ पक गया कि नहीं पक गया। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि इतने सारे बैग्स में ना थोड़ा थोड़ा करके सब ले लो, टेस्ट करो, ठीक निकल गया तो भेज देना, नहीं निकला तो इंडिया में, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में छोड़ देना। क्योंकि एफएसएसआई तो पूछेगा नहीं कि इंसान इंडियन, क्योंकि क्या है ना, फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बाहर वाले इंसान है, हम लोग सब यहाँ पे जानवर है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस कम दे दो कुछ भी खा जाएंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो ये वाली बातें होती है, बोलने की है, बट एंड ऑफ द डे थोड़ा ध्यान रखना है यार, ये चीज़ें काफ़ी जब एक्सपोर्ट में है तो फिर बाहर, जैसे इंडिया में आप धंधा करते हो, भले ही आपकी सेंचुरी से या फैमिली बिजनेस होगा राइस ट्रेडिंग, मगर जब आप एक्सपोर्ट में आते हो कि अगर थोड़ी पैरामीटर्स ठीक नहीं है तो फिर वहाँ पे काम खराब हो जाएगा जितना भी आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो खर्चे अगर आप मान के चलो कि आज आप टेस्ट पे दोगे तो कम से कम 10-15 दिन लग जाएगा, और मोटा मोटा 8,000 से लेके 25,000 के बीच में आपकी कॉस्टिंग आएगी। ये नॉर्मली अगर आप लोकल पे, अगर आपके बायर मानता है तो फिर लोकल वाली टेस्टिंग कराओगे तो सस्ता पड़ेगा। अगर एसजीएस से कराओते हो तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, देन ऑब्वियसली उसकी रेपुटेशन भी है और उनके सारे मशीन कैलिब्रेटेड होते हैं। वही वाली हिसाब है यार, किसी को कोई बीमारी नहीं है, कोई लोकल वाले लैब में ब्लड टेस्ट के लिए दे दिया, उसने सीधा कुछ और ही निकाल के दे दिया, राइट। तो ऐसे गड़बड़ काफ़ी होते हैं, तो थोड़ा संभाल के कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट है, तो आईसी होनी चाहिए, एपेडा होना चाहिए, एफएसएसआई होनी चाहिए, सेंट्रल वाली, ये मैंडेटरी है। ठीक है, जीएसटी पूछो मत, जीएसटी मैंडेटरी आएगा। फिर उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस जिसमें जीएसटी नंबर होगी, और पैकेजिंग लिस्ट, उसमें एचएसएन कोड, वेराइटी, बायर का डिटेल्स और आइटम की डिटेल्स होनी चाहिए। अभी बायर का डिटेल्स आपको काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर मुझे ना हाइड करना है, तो किसी भी बैंक या लॉजिस्टिक कंपनी को चिपका दो इधर। ठीक है, अगर पेमेंट आ चुकी है तो बायर का नाम डालना पड़ेगा, और या बायर को भी आप बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे पर्पज़ की वजह से हम लोग आपके नाम नहीं लिख रहे हैं। अगर वो मानता है तो ठीक है, वरना उसके नाम पे ही भेजना पड़ेगा। बिल ऑफ लीडिंग, COA, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ शिपमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो फिर वहाँ पे प्रेफरेंशियल आपको भेजनी पड़ेगी। अभी देखो अभी यूरोपियन यूनियन का बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं दुबई भेजना चाहता हूँ, उनके साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वहाँ पे आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रेफरेंशियल भेजना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नॉर्मल वाली नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये कौन करेगा? ये आपके फ्राइट फॉरवर्डर करके देगा, उसमें कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, फिगमेंटेशन, ये आपके जितने भी कंटेनर भेजना है उनको बोल देना, ये सारे सर्टिफिकेट्स वो निकाल के आपको दे देंगे। फिर यहाँ पे लैब रिपोर्ट होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होगी, ये दोनों चीज़ें आपको प्रॉपरली करना है। अभी सर मुझे बैच टू बैच करना है, देखो अगर बचे रहना है तो बैच टू बैच करनी है। अगर रिस्क लेनी है तो बैच टू बैच मत करो, 2-3 शिपमेंट में या 4 शिपमेंट में एक बार कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये थोड़ी मैं कोई नया पार्टी से ले रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि एक बार टेस्ट करके भेज दो, क्योंकि वहाँ पे जाके रिजेक्ट होगा ना तो आपको पैसे भी वापस देने पड़ेंगे और माल भी वापस मंगवानी पड़ेगी, और उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि लॉस आपका ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना सस्ते तो होगा नहीं ना कि वापस आराम से मंगा लेंगे, वो नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, लॉजिस्टिक्स एंड शिपमेंट में मुंड्रा यूज़ कर सकते हो, JNPT यूज़ कर सकते हो, नमोशिवाय है, काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में आएगी वो आप देख लेना, कोलकाता है। तो ये सारी चीज़ों से आप, बांग्लादेश हो गया या कहीं और भेजना है तो आप प्रॉपरली प्लान कर लेना। देखो प्लानिंग के हिसाब से इंडिया की जो शेप है, जो मैप है उसकी, तो आपको तो पता होगा कि लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है, बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है और अरेबियन सी कहाँ पे है, और कौन सी कंट्री कहाँ पे नज़दीक पड़ेगी, वो रूट यूज़ करना है। मुंबई से आप चावल शिप करोगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ी महंगी पड़ सकती है, थोड़ा देख लेना कि ओवरऑल हिसाब लगा के दोनों जगह पे। अगर आपको डाउट आता है कि चेन्नई से भेजूँ या कोच्चि से भेजूँ, आप उसके प्राइजेस कंपेयर कर लो कि कौन सी सस्ता पड़ रहा है, वहाँ से भिजवा दो। ठीक है, और दूसरी, एक तो सस्ता और दूसरा ट्रांजिट का टाइम। अगर 10 दिन ज़्यादा लगने से क्या $100 बच रहा है तो आप बायर से बात कर लेना कि अगर बायर को ये लगता है कि नहीं यार 10 दिन मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे, आप जल्दी जो है वो रूट भेज दो, या सस्ता वाला जो है वो रूट भेज दो। तो ये ऑप्शंस होते हैं। तो चावल इतना अर्जेंसी प्रोडक्ट नहीं होती है कि हाँ भाई आपको अर्जेंट में भेजना है। ये 40 फीट कंटेनर में नहीं जाएगा, ये 20 फीट इक्वलेंट यूनिट्स पे ही जाएगी। तो वो थोड़ा देख लेना कि आपका पैकिंग अगर डिमांड करता है 40 फीट तो पैकिंग के हिसाब से आप 40 फीट ले लो, वरना जो बल्क हम लोग बेचते हैं वो नॉर्मली 20 फीट में ही जाएगा। ये रेट्स हैं यहाँ पे, तो ये रेफरेंस रेट्स है। कल आके मुझे ये नहीं बताना कि भाई ये रेट नहीं चल रहा है, रेफरेंस रेट है तो उसके हिसाब से देख लेना। गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स है, रोटैप है वो भी आधा हो चुका है, ड्यूटी ड्रॉबैक देख लेना, एक्सपोर्ट क्रेडिट देख लेना, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आप आराम से भेज सकते हो। और चावल हमेशा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर होता ही होता है, क्योंकि इंडिया नॉर्मली चावल को एक्सपोर्ट करना चाहता है। ठीक है, बायर एक्विजिशन, तो चीज़ें ऐसी है कि अगर आपको बायर ढूंढना आता है या
नेगोशिएशन करनी आती है तो बहुत अच्छी तरीके से करके आप बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो। बट एक ही है कि काफ़ी लोग अपनी वेबसाइट भी नहीं रखते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो इंडिया मार्ट में लिस्ट करा दिया, जस्ट डायल में करा दिया या कोई 2-3 इसमें करा दिया, फिर उन्हीं के लीड के भरोसे पे बिजनेस लेके बैठते हैं। तो ऐसे करने से अच्छा थोड़ी बहुत वो भी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया या जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जिस कंट्री में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है तो वहाँ पे जाके इवेंट अटेंड करो, सैम्पल्स की पैकिंग रेडी करके रखना और उसके रिपोर्ट्स मेनली रेडी कर लेना कि बाकी चीज़ें आपके पास हो या ना हो, वेबसाइट और उसके अंदर हमारी रिपोर्ट्स। और जो ऐसा नहीं कि 2 साल पुरानी वाली रिपोर्ट चिपका रहे हो, अभी जो रिपोर्ट किया है वो डालो, अभी नया बैच अगले 2 महीने में 3 महीने में एक शेड्यूल रख लेना कि ये 2-3 महीने में मुझे ये रिपोर्ट करानी है और ये रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पे अपलोड होना है। तो वो हिसाब से अगर आप करके रखोगे ना तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होगी और ट्रस्ट फैक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो आप कर लोगे। तो अभी फ्रेट का दिक्कत तो चल ही रहा है, अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गया, अभी रेड सी में भी दिक्कत शुरू होने वाला है, तो अभी पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बट एंड ऑफ द डे अभी मान के चलो, देखो एंड ऑफ द डे आपके हाथ में, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। जो पागल सुबह उठ के क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसी को पता। वैसे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके देश वाले ही बोल रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ तो बात अलग थी, उनके देश वाले भी दूसरे पार्टी वाले, उनके खुद के पार्टी वाले बोलने लगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बट ओवरऑल ये समझ लेना कि आज के टाइम पे थोड़ी लॉजिस्टिक प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि चावल एक कमोडिटी प्रोडक्ट में आएगी, बल्क में जाएगा और 1-2 कंटेनर कोई नहीं लेता, 10-15-20 में चले जाता है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट किसी का है और उसके लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, थोड़ा वो लोग क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अभी बिना चावल के तो रहेंगे नहीं, चावल तो मंगवाएंगे मगर क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसके वजह से थोड़ी बिजनेस थोड़ी कम चल रही है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बंद नहीं हुई है मगर कम चल रहा है। अभी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पे अगर देखोगे तो इंडिया के हिसाब से 60-40% शेयर अच्छी खासी हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट कभी भी बैन कर सकती है, जो नॉर्मली नॉन बासमती पे। तो नॉन बासमती अगर बैन हो जाती है तो फिर आप अगर नॉन बासमती में डील कर रहे हो तो फिर आपके पास ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि चलो अगर बाहर नहीं भेज सकते तो इंडियन मार्केट में हम उतार सकते हैं। कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यार मैंने उस हिसाब से पैकिंग कराई और यहाँ पे मुझे डोमेस्टिक में छोड़ना पड़ रहा है, उसकी वजह से लॉस हो रहा है। थोड़ी यहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, अगर 1 पैसा भी अगर आप ज़्यादा किसी को देते हो तो वहाँ पे भी आपका चीज़ें खराब हो सकता है। फिर आता है थाईलैंड, फिर आता है वियतनाम और पाकिस्तान भुखमंगा देश है जो उनके पास खुद नहीं है, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं एक हद तक, फिर भी वही हाल है उनकी। ठीक है, तो बाकी आप कैलकुलेट कर लेना उसके अकॉर्डिंगली, बाकी जगह हाथ मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ हाथ मांगा जा रहा है। तो ओके, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारी बहुत अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जीआई टैग्ड है और पोर्टफोलियो बहुत अच्छी है, हमारे पास वेराइटीज बहुत सारे मिल जाएंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे आप बेच सकते हो। कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे ही पूरा बिजनेस खड़ा करना ये गलत बात होती है। आप वैल्यू प्रोपोजिशन करो फिर बाद में प्राइसेस पे लेके आना, फिर प्राइसेस एक ही चीज़ नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ इंडियन सप्लायर ही कॉम्पिटिटर है, थोड़ा देख लेना कि क्या लेवल पे आप लेके जा सकते हो, या अपने अंडरस्टैंडिंग पे करके भी कभी कभी बिजनेस ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि सस्ते के चक्कर में ना उसको कम करके 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 फिर किसी को मार्जिन ही नहीं बचता है, वो हालत पे लेके आके खड़ा कर चुके हैं लोग, स्पेशली जीसीसी मार्केट में, बाकी मार्केट में फिर भी चल जाएगा। अपॉर्चुनिटी के हिसाब से दुनिया खुली हुई है, यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, अफ्रीकन मार्केट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन के हमारे साथ अग्रीमेंट हो रखा है, तो वहाँ पे भी आप भेज सकते हो। वीकनेस के हिसाब से जो मैंने पहले बोला था कि ये बैन कभी भी हो सकता है, स्पेशली नॉन बासमती वाला, तो ध्यान रखना। तो कभी कभी बारिश की वजह से यील्ड कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो फिर रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से होगी। अगर आपका प्रोडक्शन कम हुआ है इंडिया में, चावल की प्रोडक्शन, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कल जाके आपका बैन लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे सिग्नल्स ही होते हैं बेसिकली, वो चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत अच्छी बात है। थ्रेड्स में अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ही है, उससे ज़्यादातर कुछ नहीं है। क्लाइमेट चेंजेस हो गया, फिर उसके बाद में जो रेसिड्यूज होते हैं ना, आज के टाइम पे केमिकल दवाइयाँ इतना डालते हैं कीड़े मकोड़े मरने के लिए, तो चीज़ें ऐसी होती है कि कीड़े मकोड़े छोड़ो, जो चावल जिस चीज़ के लिए खाते हैं वो तक मर जाते हैं, जो चावल खाते हैं वो बाद में मर जाते हैं, कैंसर और वगैरह चीज़ों के लिए। तो रेसिड्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सपोर्ट बिजनेस में। अगर आप थोड़ी भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो फिर आपकी शिपमेंट कैंसिल होने की चांसेस या वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर मुझे अभी इतना बड़ा कैपिटल है नहीं, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि इतना बड़ा कैपिटल मतलब छोटे कैपिटल से आप काम नहीं कर सकते। देखो छोटे कैपिटल से अगर आप मार्केटिंग करके बिजनेस लेके आ सकते हो, कोई भी मर्चेंट हाउसेस या डायरेक्ट B2B
जो कंपनीज होती हैं या बिजनेस के लिए जो खड़े हुए हैं, जो ट्रेडिंग हाउसेस है, उनको आप डील लेके आके वहाँ पे कमीशन आप ले सकते हो। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनके पास ऑलरेडी ट्रेड्स होते हैं, डील्स होती है, तो बड़े कंपनीज के साथ टाइप करो, फिर उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्राई करो। अगर बिक गया तो वहाँ पे आपके परसेंटेज क्लियर आउट हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली अपने नाम पे करना चाहते हो तो 30 से 50 लाख के बीच में ही आपको खेलना पड़ेगा, तभी आप बचे रहोगे मार्केट में। डायरेक्ट एक्सपोर्ट करिए, B2B आप करोगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग हाउस के मॉडल के थ्रू अगर आप सोर्सिंग वगैरह करवा रहे हो तो वो भी चल जाएगा। वाइट लेबलिंग और प्राइवेट लेबलिंग में पैसा है, अगर आप करना चाहते हो किसी ब्रांड बना के, वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आपको छोटे लेवल पे काम करना है और मुझे दिन भर दिन वॉल्यूम देखनी है, तो फिर आपको D2C कर सकते हो। आप अमेजॉन में डायरेक्टली चावल 1-1 किलो, 2-2 किलो, 5-5 किलो का बेच सकते हो। उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दिखेगा क्योंकि प्राइजेस थोड़ी ऊपर जा सकती है। कम से कम B2B में वॉल्यूम आता है, B2C में क्वांटिटी कम रहेगी, मगर मार्जिन बहुत अच्छी मिल जाएगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, अगर आप 1 साल में क्या कर सकते हो, कितनी तक बेच सकते हो और 3 साल में क्या हो सकता है, ये प्रोजेक्शन आप देखोगे तो ये फ्यूचर वाली प्रोडक्ट है, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। अगर मैं काफ़ी बार बोलता हूँ यार, जितना बोरिंग प्रोडक्ट हो सके ना उतना बोरिंग प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि क्या होता है ना, बोरिंग प्रोडक्ट में ना लोग आएंगे, ना कंपटीशन कम होती है, और दूसरा क्या होता है ना, ये रेगुलर बिजनेस है यार। रोटी कपड़ा मकान में चावल एक ऐसी चीज़ है जो खाना ही खाना है, डिमांड रहेगी रहेगी। तो इसमें कोई ट्रेंड या इसके लिए कुछ और एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है यार, चावल खाएंगे या चावल की कोई डिमांड रहेगी या आगे जाके नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चावल हमेशा के लिए प्रोडक्ट है, वो इतने जनरेशन से पास होके आया हुआ है, ये कभी नहीं जाने वाला बिजनेस है। अगर आप इसमें उतरते हो तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और लंबा बिजनेस के लिए आप जनरेशन के लिए आप बिजनेस सेट करके जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। बट एक ही चैलेंजेस है कि यार बार बार बंद हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, तो फिर दिक्कत तो ऑब्वियसली आने वाली है। तो इसलिए अगर आप डोमेस्टिक में भी बिजनेस सेट करते हो और इंटरनेशनल में भी करते हो, तो क्या होगा कि अगर बाहर बैन लग गया तो डोमेस्टिक ट्रेडिंग शुरू कर लेना। अगर बासमती भी कर रहे हो, नॉन बासमती भी कर रहे हो, इंटरनेशनल भी कर रहे हो, डोमेस्टिक भी कर रहे हो, तो फिर आपका स्विचिंग आराम से आप कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोड टैप का बेनिफिट और बाकी सारी चीज़ें टोटल ओवरऑल कैलकुलेट कर लोगे तो अच्छी खासी मार्जिन पे आप काम कर सकते हो। मगर यहाँ पे ये मार्जिन एक्सेप्ट मत कर लेना कि B2C वाली जो मॉडल्स है ना, वहाँ पे जो प्राइजेस मिलेगी वो यहाँ पे नहीं मिलेगा B2B में, ठीक है। तो एक रिस्क मिटिगेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो पॉलिसीज कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके पास मोदी जी का नंबर नहीं है, तो कौन कब बैन लगा दे वो आपको पता नहीं चलेगा। पर एक हद तक प्रिडिक्ट तो कर सकते हो, तो वो बड़ी आपके पास ऑप्शन रहेगा। मगर उसके लिए एक ही चीज़ है, डाइवर्सिफाई करो, डोमेस्टिक मार्केट में माल उतार दो। क्वालिटी में स्पेशली रेसिड्यूज का MRLs जो हम बोलते हैं, पैरामीटर्स, तो वो चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन करना। जहाँ से भी अगर नया सप्लायर है, नया वेंडर है, एक बार टेस्ट करके 8,000 दे के लाखों रुपए बचा सकते हो। अभी देखो लोगों को क्या होता है ना, सर 8,000 दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, इतना महंगा। अरे भाई, अगर तुम्हारे 15-20 लाख लग रहा है, अगर वो माल रिजेक्ट हो गया, पूरा पैसा डूब जाएगा। इससे अच्छा 8-10 हज़ार देके आप अपना टेस्टिंग करा के फिर माल भेजो ना। अगर बार बार वो टेस्टिंग फेल हो रहा है तो फिर वो सप्लायर को छोड़ दो, वो सप्लायर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। वरना फिर उसके जो खर्चे हैं, अगर वो ठीक ठाक निकल गया, वो गारंटी दे रहा है, तो टेस्टिंग तो करा भाई। अगर तेरा माल सही निकल गया, मैं अभी के अभी तेरा टेस्टिंग के लैब का भी पैसा मिला के दे रहा हूँ। अगर नहीं होता है, हम तो ये ऐसे ही करते हैं, तो टेस्टिंग लैब पहले मंगवाओ, फिर चेक करो, फिर बाद में सोचो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर भूल जाओ, रहने दो, ठीक है। तो पेमेंट डिफॉल्ट्स ECGC एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप क्रेडिट दे रहे हो। मैं चाहता हूँ ना दो। अभी काफ़ी लोगों का ऐसा होता है, सर नहीं देंगे तो फिर ऑर्डर नहीं आएगा, तो दूसरा बायर ढूंढने में इनको परेशानी है, इससे अच्छा कि क्रेडिट दे दो। तो शॉर्टकट चाहिए, तो शॉर्टकट में रिस्क भी आ जाता है। अभी तब जाके कम से कम ECGC एक एंटिटी है, कम से जाके वहाँ पे इंश्योरेंस तो ले सकते हो। अगर उन्होंने मना करा, उन्होंने बोला कि यार ये बंदे का क्रेडिट कोटा खत्म है और इस बंदे के साथ आप काम नहीं कर सकते, या इसकी इंश्योरेंस हम नहीं दे रहे, तो फिर उसको आप वॉलेंटरली जाके उसको बाईपास करके, ECGC भी नहीं लिया, अपने पैसे डाल के भेज रहे हो, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर ECGC ने मना किया तो वो बायर को छोड़ लो, थोड़ा मेहनत करके दूसरा बायर पकड़ लेना, ठीक है। अभी पता है 6-7 महीने के बाद आपको ऑर्डर मिली है, इंक्वायरी मिला है और डील मिला है, इंक्वायरी में सब बातचीत हो रही है, तो उसमें ऐसा होगा कि अटैच हो जाते हो इमोशनली, यार कर ही लेंगे यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं पैसे डूब जाता है, फिर आपके धंधे में नहीं रहोगे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है चावल की धंधा करके घर बनाए हुए हैं, और काफ़ी लोगों के घर बिके हुए हैं भाई। तो आपको थोड़ा ध्यान के रख के करना कि घर आपको बनाना है कि घर आपकी बिकवानी है, ठीक है। बिकवाना मतलब कर्जे में। तो लॉजिस्टिक प्राइजेस थोड़ी ऊपर है, कंटेनर की कभी शॉर्टेज आ जाती है, ये सारी चीज़ें, और फालतू की कंटेनर्स क्वालिटी भी आती है, थोड़ी
रेप्यूटेड वाली फ्रेट फॉरवर्डर से, थोड़ी रेप्यूटेड वाली कंटेनर की कंपनी से आप कंटेनर मंगवाना, वरना फालतू की कंटेनर मंगवाओगे तो मॉइस्चर की रेट आपकी बढ़ जाएगी, तो ध्यान रखना। मॉइस्चर का मतलब क्वालिटी खराब हो जाएगा। क्लाइमेट देख लेना, मानसून अगर फेल हो गया तो चावल का बिजनेस इफेक्ट होने वाली है, ये गारंटीड है। फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, रेड सी, अभी जहाँ जहाँ क्या क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, बट एंड ऑफ द डे लॉजिस्टिक रेट्स थोड़ी ऊपर बढ़ी हुई है, फिर भी लोग ले रहे हैं बट थोड़ी वॉल्यूम कम है, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि चावल बंद हो जाएगा सर, ये क्या बात होगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। मगर क्या है कि हाँ 10-20 कंटेनर जाने वाला था, अभी 2-3 कंटेनर जा रहा है क्योंकि लेने वाले कम है, महंगा बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली थोड़ी खर्चे उनके कम करना होता है, राइट। तो उस वजह से तो क्वालिटी कंट्रोल आप कहाँ पे करोगे, फार्म लेवल पे ही करोगे, वहाँ पे ही आप चेक करोगे कि रेसिड्यूज क्या है, उसकी प्रोटोकॉल्स क्या है, सॉइल कैसे उन्होंने मेंटेन कर रखा है, उसकी कोई टेस्टिंग है या नहीं है। इतना जहर उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, अभी वहाँ पे जो उगेगा वो जहर ही उगेगा, और उसको जाके आप एक्सपोर्ट करने जाओगे तो उसका रेसिड्यू में दिख जाएगा कि हाँ भाई ये तो सारा माल जहर ही है, तो ये तो हम लोग खा ही नहीं सकते। फिर उसके लिए डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट में आपको ध्यान में रखना है कि 14% या लेस देन 8% भी मांगते हैं, तो उस हिसाब से मॉइस्चर देख लेना। विजुअल इंस्पेक्शन प्रॉपर्ली होना चाहिए, ब्रोकन, टूटा फुटा क्वालिटी, छोटी ग्रेन, लंबी, वो क्या होता है ना, मिलावट बहुत है यार, सीधी ईमानदारी से कोई माल नहीं देता, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि जो भी मिल्स में आप लेना चाहते हो या किसी भी ट्रेडर से आप लेते हो, तो जो रेट बोलोगे हाँ बोल देगा, फिर उसमें मिलावट कर देगा कि छोटे में पतले में सेम लेंथ में नहीं आएगा, ये सब चीज़ें होती हैं। जो प्रॉपर ग्रेडिंग करके एक ही तरीके का ग्रेड है, एक ही लेवल की सारी आएगी, ऐसे वाले देने वाले कम है, अगर देंगे भी थोड़े प्रीमियम में देना पड़ेगा। अब देखो कि आपके कस्टमर क्या चाहता है, उसको क्या मिलावट वाली चीज़ें चाहिए, सस्ता वाला चाहिए तो सस्ता वाला चाहिए, तो यही ऑप्शन है, मिलावट मिलेगा मिलावट बेचो। अगर आपको अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए अच्छी क्वालिटी वाला दे सकते हो, ठीक है। एक ग्रेन भी क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों की स्टेटमेंट में आती है कि सर एक ग्रेन भी अगर फ़र्क आ गया ना हम लोग आपकी रिफंड करेंगे, तो ये वाले होते हैं, उनकी जो ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं ना बहुत डायनामिक होता है। मैंने काफ़ी सॉर्टिंग वगैरह देखा हुआ है, तो बहुत अच्छी लेवल पे वो करते हैं, तो अगर उस तरीके का सिस्टम है देन इट इज़ गुड फॉर यू। फिर उसके बाद ब्रोकन परसेंटेजेस वगैरह ग्रेडिंग वगैरह देख लेना कि कौन से लेंथ है क्या है। मेनली इसमें वही होता है, सॉटेक्स होती है लेंथ, उसकी ग्रेन की जो लेंथ होती है वो, और फिर ब्रोकन कितने टूटे फूटे चीज़ें हैं उसमें अंदर, ठीक है। लेंथ अच्छा था मगर टूट गया तो कोई मतलब नहीं है, वो तो टूटा हुआ है, राइट। तो टेस्टिंग करा लेना, एक बार चेक कर लेना कि क्या सैंपल्स हैं, और वही चीज़ अगर आप ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना चाहते हो वही चीज़ें आप सोशल मीडिया पे और अपने वेबसाइट पे छपवा सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर कंटेनर की इंस्पेक्शन, कंटेनर ठीक ठाक है, छेद वगैरह नहीं है, पानी अंदर नहीं आएगी तो ले लेना। अगर कंटेनर रात में मंगवाना, थोड़ी अंदर टॉर्च मार के देखना कि छेद वगैरह लाइट अगर बाहर रह के कोई पार हो रहा है तो फिर वो कंटेनर हाथ छोड़ देना, ठीक है। अच्छी वाली कंटेनर फिगमेंटेशन के साथ प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेके फिर काम करा सकते हो। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि पूरी प्रोसेस का ISO करा लोगे तो बहुत बेहतर है। HACCP है, HACCP में दो चीज़ होती है। HACCP एक प्रोसेस है, नॉर्मली ये हर जगह पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन के हिसाब से हम लेते हैं, मगर USA में FDA में भी HACCP आता है, थोड़ा ध्यान रख के उसमें काम कर लेना। फिर BRCs है, फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट कभी ये देख लेना कि उनकी लिमिट कितनी है और उस ज़मीन से कितना उनको अलोकेशन हुआ है, उसी हिसाब से आपको प्रोक्योरमेंट करनी है, वरना लोग क्या करते हैं बाहर की जो नॉन ऑर्गेनिक है उसको मिलावट करके ऑर्गेनिक में बेच देते हैं। तो अगर वैल्यू एडिंग करनी है तो एज्ड बासमती है, जो पुराना है वो अच्छे हैं तो वो आप बेच सकते हो। ब्रांडेड वो करके आप बेचना चाहते हो वो कर सकते हो, मगर अपने नाम से करोगे तो बेहतर ही है। ऑर्गेनिक अगर रेसिड्यूज कम है, फ्री रेसिड्यूज है, कोई केमिकल्स मिक्स नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक है, तो उसकी प्रीमियम बहुत अच्छी प्राइसेस पे आपको मिल जाएगी। और हो सकता है अगर आप रेडी टू ईट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि कच्चा चावल बेच के तो ज़्यादा कोई वो नहीं बन सकते हैं, मगर रेडी टू ईट वाली जो है उसमें अगर आप काम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक कंपनी के साथ बात हो रही थी हमारी जो बिरयानी के मसाला बनाते हैं, मैंने उनको वही बोला कि सर चावल का पैकेट भी डाल के आप पूरा बंडल बना के दे दो, सिर्फ मीट उनको जो ठीक लगेगा वो फ्रेशली लेके आके डाल देंगे, बाकी सब चीज़ें तो आप मिक्स करके दे दो। तो सिर्फ मसाला बेच रहे थे, अभी वो रेडी टू ईट वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, जो सिर्फ पानी डालना होता है और मीट डालना होता है, उनकी जो पसंद के, प्रॉन्स डाल लो, चिकन डाल लो, पनीर डाल लो, जो आपको डालना है डालो, वो बना के उसमें इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं। जैसे कि ये मैगी के पैकेट्स आते हैं ना जो रेडी टू ईट वाले, हाँ 2 मिनट डालो, पानी डालो, उसको गर्म करो, वही सीन है। तो रेडी टू ईट है या रेडी टू कुक है, ये दोनों में कोई भी चीज़ आप करके वैल्यू एडिंग करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर उसमें भी रेसिड्यूज वगैरह कम होगा या कोई और चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उतना अगर आप कर लोगे वो आपके लिए काफ़ी रहेगा।
इंडिया से भी सर सारे प्रीमियम ही जाएगा क्या, सारे रेसिड्यूज कम होने चाहिए? अभी देखो हमसे भी तो बाहर की और भी मार्केट घटिया है। अभी पाकिस्तान को कुछ भी भेज दो, वो कुछ भी खा लेंगे, उनको तो खाने के लिए आटा भी नहीं मिल रहा। अभी उसके अलावा अफ्रीका मार्केट में भी भेज सकते हो, वहाँ पे भी हमसे भी प्राइजेस कम चाहिए, वो और भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो वहाँ पे आप रेसिड्यू उतना कोई केयर नहीं करेगा, वहाँ पे भी वही हाल है, तो वहाँ पे भी आप बेच सकते हो, राइट। जो ग्लोबल साउथ बोलते हैं ना, उसी हिसाब से पकड़ के चलो, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी आपका यही होना चाहिए। पहले सारे सर्टिफिकेट कर लेना, कौन सा मार्केट आप चुन रहे हो उसके हिसाब से कर लेना कि सर 4-5 मार्केट करना है। पहले एक मार्केट से तो बायर उठा लो, फिर बाद में दूसरी मार्केट, राइट। एक बीवी संभाली नहीं जाती, दूसरी बीवी भी चाहिए, तो ये वाली बात काम ठीक नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली प्लान कर लेना कि सारे सर्टिफिकेशन बनवा लेना, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा। अगर कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तो पेड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे आप आराम से करवा सकते हो, ठीक है। फेस टू में आप मार्केट टेस्टिंग कर लेना कि मार्केट में सैंपल भेज दिया, प्रोडक्ट भेज दिया, बात कर लिया उनके साथ, छोटी सैंपल की ऑर्डर भी होगी, वो सब कुछ ठीक लगा तो फिर आप निकाल सकते हो। पहले एलसीएल निकाल देना। नॉर्मली कोई भी चावल के लिए एलसीएल तो मांगेगा नहीं, बट एंड ऑफ द डे इतना बड़ा वॉल्यूम पे अगर आप रिस्क ले रहे हो अफ्रीका मार्केट में, एलसीएल करके देख लेना, तो वहाँ पे भी आपका काम बन जाएगा। फिर उसके बाद स्केल कर सकते हो यूरोपियन और यूएस के लिए। एफडी आप आराम से करा के आप निकाल सकते हो। एफडी हम भी करवा के देते हैं, महंगे सर्विसेज है, बट एंड ऑफ द डे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन कर लेना, क्योंकि जैसे सी फूड वाले सिर्फ यूएस को चिपक के बैठे थे, ऐसे आप मत करना कि एक ही मार्केट है, एक ही तरीके का प्रोडक्ट है, एक ही बायर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार सेट करो, फिर बाद में दूसरा देखना शुरू करो, ठीक है। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसके बाद काफ़ी लोगों का ये होता है कि सर हम ना इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, गो फॉरवर्ड, इन्हीं के भरोसे बैठना है। देखो जितना मेहनत आप अपनी वेबसाइट पे करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। उस पर क्या नॉलेज डालोगे, क्या वीडियो डालोगे, क्या आर्टिकल लिखोगे, किस चीज़ों में बारे में बात करोगे, कम से कम वेबसाइट बनाओ और अपने लिंक्डइन पे एक्टिवेट रखो और लिंक्डइन पे कम्युनिकेशन ज़्यादा रखो। ये चीज़ें करोगे भी तो भी आपका ट्रैफिक अच्छी खासी आ जाएगी, ठीक है। लिंक्डइन इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। B2B प्लेटफॉर्म्स देख लेना, फ्री में अगर लिस्टिंग हो सकती है तो अच्छी बात है। पेड लेना है तो देख लेना, अगर लीड आने की गारंटी है, या गारंटी तो कोई नहीं देगा, अगर गारंटी दे रहा भी तो सिर्फ वो फ़ोन नंबर देगा जो लगेगा नहीं, ठीक है। तो वो सारे स्कैम्स होते रहते हैं, तो देख के कर लेना जो भी है। फिर व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग आपके लिए मेन रहेगा। जो मार्केट में व्हाट्सएप है तो फिर कोई भी टूल यूज़ करके बल्क में भेजना, अपनी व्हाट्सएप पे मत भेजना, क्योंकि 5 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो फिर आपका नंबर गया, ठीक है, स्पेशली ऑफिस का नंबर। फिर उसके बाद आता है कि आपका एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस कैसे रहेगी, क्या जिम्मेदारी के साथ आप करोगे, कैसे आप करोगे। यूरोपियन में जितने सारे देश है, जो जो करना था उन्होंने कांड कर दिया। अभी ज्ञान देते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। एक तो फैक्ट है, क्या कुछ उनको समझा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे जुलियन वाला बात करके जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो हंसी वाली बात है। बट एंड ऑफ द डे अभी जनरेशन निकल चुकी है, एंड ऑफ द डे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हमको एक्सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा देख लेंगे तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद अगर JB एक्सपर्ट से कोई मदद चाहते हो तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक नया प्लान ऐड हुआ है विच इज़ बिल्ड विद मी, हर दिन सेशन रहेगा, 8 बजे से शुरू होती है। अभी तो फिलहाल एक ही बैच चल रहा है, तो आप प्लान करके अगर आप मेरे से काम सीख के मेरे साथ काम करना चाहते हो, हर दिन बैठ के हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर मुझे 12 महीने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए और कंटिन्यूसली मुझे सीखना है, करना है, और किस तरीके से सही करना है ये आपको सीखना है और मेरे साथ बैठ के करना है, तो ये प्लान आपके लिए अवेलेबल है। बाकी अगर आपको वन टाइम कंसल्टेशन चाहिए तो प्लान 0 से शुरू कर सकते हो। बिल्ड विद मी ये प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान है। इसमें क्या होता है ना कि बाकी प्लान्स थोड़े महंगे हैं, सर ऑफर नहीं कर सकते, तो कम से कम ये रिसेंट प्लान है जो सस्ते में है। अगर आप डाल के सीखना चाहते हो, सही तरीके से सीखना चाहते हो, बायर का डेटाबेस मैं दे दूंगा, उनको कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, क्या कैसे चीज़ें लगेगी, सारी चीज़ें सीख सकते हो। और अकॉर्डिंगली उसमें कहीं पे मदद चाहिए होगा तो मैं बैठा हूँ, तो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, अगर कुछ चीज़ें सीखना है तो आप मुझे बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई अनलिमिटेड है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और वीडियो जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो तो जब तक यूट्यूब है तब तक आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। बाकी सब चीज़ें आपकी इंक्लूडेड रहेगा। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ऑफिस के नंबर पे कॉल करके बात कर लेना, लिंक में तो सारा सब कुछ है। अगर ठीक लगा तो फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
तो प्लान ये नॉर्मली आपकी इंडिविजुअल प्लान्स है जो यहाँ पे ये जो होगा बिल्ड विद मी, ये ग्रुप में रहेगा। इंडिविजुअल प्लान अगर आपको चाहिए होगा कि सर मुझे और मेरी टीम को ट्रेन करो, तो ये प्रॉपर्ली वहाँ पे आपको काम में आएगा। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे ना ये सरदर्द चाहिए नहीं है, सारा सब कुछ आप ही करके दे दो, तो ये वाला प्लान भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी तक चावल के बारे में क्या ओपिनियन है आपका, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स यूज़ कर लेना। अगर आपको लगता है सर मुझे थोड़ी पेड सर्विस चाहिए, तो जेबी एक्सपर्ट्स को सर्च कर लेना, आपको नंबर मिल जाएगा। ऑफिस के नंबर का डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, वहाँ पे फ़ोन करके बात कर लेना। मगर फ्री एडवाइस के लिए प्लीज़ कॉल मत करना यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, फ्री में मैं सिर्फ यूट्यूब पे दे सकता हूँ। फ्री के अलावा मेरी टीम की बैंडविड्थ ऑलरेडी ट्रम्प की वजह से लग चुकी है, तो उस कारण के वश मैं ये नहीं चाहता कि और थोड़ा स्ट्रेस दो। तो अगर आपको कोई पेड सर्विसेज चाहिए होगा तो कंसल्टेशन का लिंक भी रहेगा, कंसल्टेशन के लिए आप बुक कर सकते हो। और कुछ भी डायरेक्टली मेरे से बात करनी है या कुछ और चीज़ें जाननी है या रिपोर्ट परचेज करना है, shop.gbexperts.com पे सारा आपको रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएगा। डेटाबेसेस भी हम अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो देख के आप फिर अपना काम शुरू कर सकते हो। ओके, तो इसके अलावा कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स है, अगर पेड सर्विस है तो फिर आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिप्लाई करने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो।